हेलो स्टूडेंट्स। शायद थोड़ा सा लेट हो गया है बट कोई नहीं, उसके लिए मैं सॉरी बोलूंगा और आप सभी का वेलकम करूंगा मैं इस चैनल पे। जो आपका चैनल है, आपने इसे प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और प्लीज़ इसे शेयर करिएगा जिससे ये और नीडी बच्चों के पास पहुंच सके। आज मैं कंसाइंस में जो मैं करंट पे मैंने वीडियोस बनाई हैं, आज हम उनके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी है कि बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है बट उनको आंसर्स लिखने का तरीका नहीं पता होता, जिसकी वजह से काफ़ी वो मार्क्स कटवा लेते हैं। और क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हटा है अभी सिलेबस से, तो जो आपका करंट चैप्टर है ये अपने आप में एक हाईएस्ट वेटेज को ले लेता है। तो आपकी स्क्रीन पे जो आपका लेफ्ट साइड है उस पर क्वेश्चंस आ रहे होंगे और मैं आपका राइट साइड पे क्वेश्चंस को समझाऊंगा कैसे हो रहे होंगे। ठीक है, अब आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चंस आ रहे होंगे। मैं आपको बुक में से पढ़ रहा हूं। डिफाइन द टर्म करंट एंड स्टेट इट्स एसआई यूनिट। सो द करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। और यहां पे आप करंट का फॉर्मूले को भी मेंशन कर देते हैं, I इक्वल्स टू क्यू बाई टी। और अगर उसको और प्रिस्क्राइब करना है, Q इज अ टोटल चार्ज, अगर आप इसको और प्रिस्क्राइब करना मांगते हैं, जैसे I इक्वल्स टू क्यू बाई टी है, और इसको और प्रिस्क्राइब करना मांगते हैं तो इसको N इंटू ई, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे ही मूव करता है। इलेक्ट्रॉन नहीं होता, वो पॉजिटिव चार्ज को मानते हैं तो उसी के बेसिस पे वो मूव करता है। ठीक है, तो ये चाहो तो इसको लिख सकते हो। और ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, तो आप ये चीजें लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, स्टेट इट्स एसआई यूनिट। तो जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करी आती है तो आप वही वाली डेफिनेशन लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू रिक्वायर फॉर अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू ब्रिंग फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ गिवन पॉइंट। ठीक है, वो वर्क डन जो एक चार्ज को इनफाइनाइट से, और वो भी कैसा चार्ज, या क्यू स्मॉल क्यू ले लो, V इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू, एक टेस्ट चार्ज को। तो अगर ये 1 कूलम है तो जितना वर्क डन लगा वही उसका पोटेंशियल है। तो यही डेफिनेशन बन जाती है, द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ गिवन पॉइंट। तो वहां पे आपसे हम कहते हैं पोटेंशियल, और इसकी ऐसा यूनिट होती है आपका वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, हाउ इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट डिफाइंड। तो वही चीज जो पोटेंशियल में थी वो इनफाइनाइट टू अ गिवन पॉइंट थी, और जब 2 पॉइंट्स के बीच में हो जाता है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है पोटेंशियल का और बाकी सारे पार्ट्स का, तो आप वहां जाके चेक कर सकते हैं अगर अभी तक आपने उन्हें पढ़ा नहीं है तो पढ़ के ही इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, जब 2 पॉइंट के बीच के डिफरेंस की बात करते हैं तो वो होते हैं द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर आप इस चीज को ध्यान से देखेंगे कि अगर Q 1 कूलम होगा तो V इक्वल टू W हो जाएगा। तो यही चीज वो बोल रहे हैं, द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल। तो वर्क डन, जितना वर्क डन होगा 1 कूलम चार्ज को लाने में, वही उसका क्या कहलाएगा, पोटेंशियल भी कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सप्लेन द स्टेटमेंट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट, कि 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है। तो कुछ नहीं करना, आपके पास ये फॉर्मूला था, आप इसी फॉर्मूले में 1 डाल दो। 1 वोल्ट कब आएगा, 1 वोल्ट तब आएगा जब 1 जूल वर्क होगा और 1 कूलम चार्ज पे होगा। तो वही चीज आप बोल दीजिए कि when a unit positive charge move from one point to another and total work done is to be 1 joule, then we said that the potential difference is 1 volt. Yeah, 1 volt is a potential difference when a 1 joule work done is to be done on a 1 coulomb of charge from one point to another. Display the charge of 1 coulomb from one point to another. Okay. सो नेक्स्ट वाला कह रहा है स्टेट वेदर द करंट इज अ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। तो इसमें बड़े बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, 12th तक के बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्केलर है और वेक्टर है। तो भाई वो स्केलर है। ठीक है, अब आप कहोगे वेक्टर क्यों नहीं है, डायरेक्शन भी है उस पर और मैग्नीट्यूड भी है। भाई वो चीजें आपका मतलब एक तरीके से वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती। अगर मैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन की बात करूं तो अगर मैं इधर की तरफ आपको देख नहीं पा रहा होगा, मैं इसे इधर रब कर देता हूं। ठीक है,
अगर मैं बताऊं कि अगर फोर्स इधर की तरफ आपका 3 न्यूटन लग रहा है और इधर की ये F1 है और F2 लग रहा है आपका 5 न्यूटन, तो इन दोनों से नेट जो फोर्स निकल के आता था वो निकल के आता है नेट 2 न्यूटन ऊपर की तरफ, क्योंकि ये ज्यादा है। बट अगर मैं करंट की बात करूं कि करंट यहां से आ रहा है 3 एम्पियर और यहां से आ रहा है 2 एम्पियर, तो ऐसा नहीं है यहाँ पे 1 एम्पियर ऊपर चला जाएगा, नहीं, टोटल यहां से जो करंट निकलेगा वो इधर की तरफ निकल जाएगा, वो हो जाएगा 5 एम्पियर। तो कहां करा उसने आपके वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं किया, तो इट्स नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी को हम टेंसर क्वांटिटीज बोलते हैं, जो आपकी 11th-12th क्लास में आप पढ़ेंगे। सो अभी उसके लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट सिंपल सा बोलना इट्स अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट डज नॉट फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, फिर व्हाट डज द डायरेक्शन ऑफ करंट कन्वे। तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या कन्वे करता है कि पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर फ्लो हो रहा होगा। सिंपल, जिस तरफ करंट फ्लो होता है उस तरफ पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है। अब कई बच्चों को समझा दूं, अगर जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा, कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करता, कन्वेंशनली दिखता है कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है। तो मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं बच्चों, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज प्लीज जाके उसे देखिएगा, जिससे और बेहतर समझ में आए। ठीक है, फिर वो कह रहा है स्टेट वेदर द पोटेंशियल इज अ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। पोटेंशियल तो वर्क डन है मेरे भाई, अभी मैंने लिखा था पोटेंशियल इज द वर्क डन। अगर पोटेंशियल वर्क डन है, पोटेंशियल को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं इन द वर्क डन, या आप बोलते हैं आपके अंदर पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल का डायरेक्शन कैसे हो सकता है? ऐसा थोड़ी होगा कि आपके अंदर पोटेंशियल है, ईस्ट की तरफ जाओगे तो अच्छा काम करोगे, वेस्ट की तरफ जाओगे तो बेकार काम करोगे। तो पोटेंशियल तो साफ पता चलता है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, व्हाट डज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन ऑफ पोटेंशियल कन्वे। पॉजिटिव साइन मतलब बताता है कि वहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, नेगेटिव साइन बताता है नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। और एक और चीज हम बोल सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के लिए हमने वर्क डन करा होगा उस पर। ठीक है, तो पॉजिटिव charge convey that it have excess of positive charge, positive potential. That means the system has to work for it to create that positive charge. और negative potential का मतलब होता है negative work done हुआ है, सही है, और इसका मतलब होता है वो negative charge associated है। तो it have a is showing that there is a excess of negative charge। तो आप ये भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा, आई विल मेक इट। ठीक है, एक स्मॉल शॉर्ट वीडियो बना के हम डाल सकते हैं। डिफाइन द टर्म रेजिस्टेंस। तो मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में रेजिस्टेंस जब बताया था इट्स जस्ट ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट। ऐसा यूनिट इज ओम। नेम द पार्टिकल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट इन अ मेटेलिक वायर। तो मेटेलिक वायर में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है करंट फ्लो कराने के लिए? इस इलेक्ट्रॉन। जैसे इलेक्ट्रोलाइट में आयंस होते हैं, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स होता है। एक्सप्लेन द फ्लो ऑफ करंट इन अ मेटालिक वायर ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल नेम बाय यू इन अबव पार्ट ए। पार्ट ए में जिसने आपने मान दिया, उससे करंट का फ्लो हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान दो। एक्सप्लेन द फ्लो ऑफ करंट इन द मेटालिक वायर ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स नेम्ड बाय यू इन अबव पार्ट ए। तो हमने भाई इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है उसका अपोजिट फ्लो होता है करंट का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है नेगेटिव पोटेंशियल टू द पॉजिटिव पोटेंशियल, और करंट का फ्लो होता है फ्रॉम पॉजिटिव पोटेंशियल टू द नेगेटिव पोटेंशियल, क्योंकि हर चीज कन्वेंशनली एक बड़े ऊंचाई से नीचे की तरफ आती है, हाई पोटेंशियल टू द लो पोटेंशियल आता है। ठीक है, फिर वो कह रहा है what is the cause of resistance offered by the metallic wire in the flow of current through it। what is the cause of resistance? क्या है cause? वो एटम्स और वो नेबरिंग इलेक्ट्रॉन जो उसके फ्लो में उसको टकरा रहे हैं। आगे चल के आप पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन एसिलेट कर रहा है, बट वो रैंडमली भी मूव करता है, बट इस फोर्स की वजह से वो एक डायरेक्शन में मूव करता है। बाकी जो रैंडम मूवमेंट्स है उसकी वजह से वो टकराव होता है, जिसकी वजह से वो रेजिस्टेंस उनका बढ़ जाता है, या उनके और नेबरिंग एटम्स के साथ वो टकरा जाता है, या उनमें घुल जाता है, या उनमें एब्जॉर्ब हो जाता है, तो वो भी एक रेजिस्टेंस का पार्ट हो जाता है। ठीक है, स्टेट द ओम्स लॉ एंड ड्रॉ अ नीट लेवल्ड सर्किट डायग्राम कंटेनिंग बैटरी, वोल्टमीटर, एमीटर, रियोस्टेट, अननोन रेजिस्टेंस एंड वेरीफाइड। इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है ओम्स लॉ की वीडियो का, आप उसको देख के करिएगा, फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, नेम एंड स्टेट द लॉ विच रिलेट द पोटेंशियल
डिफरेंस इन द करंट इन अ कंडक्टर, अभी जस्ट बोला ओम्स लॉ, ठीक है। व्हाट इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द कंडक्टर टू ओबे द लॉ नेम इन अ पार्ट। देखो मैंने आपको बताया ओम्स लॉ में कि क्या चीजें होती है, तो ओम्स लॉ में अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था एक इंस्ट्रूमेंट जो बनाते हैं उसमें रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है, उसमें 3-4 चीजें होती है जो मेन होती हैं। पहला नेचर, उसका खुद का नेचर कि वो कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स को आपको देता है। सेकंड जो उसमें इंपॉर्टेंट चीज होता है एरिया, थर्ड लेंथ, और चौथा टेम्परेचर। 3 चीजें जब आप एक काट के एक वायर को निकाल ले तो तीनों चीजें सेम हो जाती है, आपका एरिया फिक्स हो जाता है, लेंथ फिक्स हो जाता है, ऑब्वियसली कॉपर सिल्वर तो बनेगा नहीं तो वो भी फिक्स हो जाता है। तो एक चीज जो बदलती है दैट इज टेम्परेचर, और हमारे ओम सर जी ने एक बहुत बढ़िया काम बोला कि टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, तो इसका है आंसर टेम्परेचर। ड्रॉ वीआई ग्राफ फॉर अ कंडक्टर ओबेइंग ओम लॉ एंड व्हाट डज द स्लोप ऑफ द ग्राफ मींस, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि ओम्स लॉ वीआई ग्राफ कैसे होता है, वीआई ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है, वीआई, और ये ऐसे बनाता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनाता है। नॉन ओमिक जो होगा दैट विल गो लाइक दिस समथिंग, ठीक है। वीआई ग्राफ में नॉन ओमिक जो होगा वो ऐसे जाएगा, यानी एक पॉइंट तक तो वो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, उसके बाद यहां तक करो, उसके बाद देखो पोटेंशियल तो बढ़ रहा है बट करंट यहां पे कहीं फिक्स हो गया, इतने पे पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है बट करंट नहीं बढ़ रहा। पोटेंशियल करंट को रोकता कौन है, रेजिस्टेंस, तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस बढ़ा होगा। अब इसकी स्लोप की बात कर लेते हैं, अगेन डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करिए तो और होगा, क्योंकि अभी आंसर्स लिखवा रहा हूं तो मैं शॉर्ट में बोलूंगा। स्लोप का मतलब होता है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, चेंज इन वाई मतलब डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई विच इज ऑल्सो नोन एज योर रेजिस्टेंस। तो वी आई ग्राफ क्या बताता है, रेजिस्टेंस बताता है, और अगर आई वी ग्राफ हो जाता तो क्या बताता, दैट विल टेल यू योर कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, ठीक है। ड्रॉ आई वी ग्राफ फॉर द लीनियर रेजिस्टर, व्हाट डज द स्लोप रिप्रेजेंट, तो सिंपल इसका उल्टा बना दोगे और स्लोप क्या बताएगा, कंडक्टेंस बताएगा। What is a ohmic resistor? Ohmic resistor वो है जिसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता या वो जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है। Ohmic resistors are those resistors which follow the Ohm's law, which does not change what? Which does not change the resistance या value of resistance, ठीक है। फिर बोला गिव वन एग्जांपल ऑफ ओमिक रेजिस्टर, आप बोल सकते हो कॉपर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, कुछ ये कांस्टेंट टेम्परेचर आपको लिखना पड़ेगा। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इट्स करंट एंड वोल्टेज, स्ट्रेट लाइन होगा। हाउ इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर डिटरमाइंड बाय द ग्राफ, V1I को डिवाइड कर लेंगे किसी भी पॉइंट पे तो हमें वो पॉइंट मिल जाएगी। मतलब अगर मैं यहां पे बात करूं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, यहां से अगर मैं ऐसे आई गिराता हूं तो इसी पॉइंट का मैं V पकड़ लूं, यहां इसको इससे डिवाइड कर दो तो यू विल गेट योर एट दैट मोमेंट रेजिस्टेंस, और वो स्ट्रेट लाइन है तो इंक्लिनेशन कभी चेंज नहीं होगा, एंगल चेंज नहीं होगा, आपने मैथ से पढ़ा होगा, तो कभी रेजिस्टेंस भी चेंज नहीं होगा। इसके बाद वो कह रहा है व्हाट आर नॉन ओमिक रेजिस्टर, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता, जिनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती है। तो कोई भी एक एग्जांपल कॉपर वॉपर का बोल के जिसका टेम्परेचर को चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। गिव वन एग्जांपल तो आप बोल सकते हैं, और नॉन ओमिक का मैंने ग्राफ ये बना रखा है, ठीक है। कुछ भी बोलिए, कॉपर वायर विद अ वेरिएबल टेम्परेचर, ठीक है, वो भी आंसर में चल जाएगा। गिव टू डिफरेंस बिटवीन एन ओमिक एंड नॉन ओमिक रेजिस्टर। ओमिक में रेजिस्टेंस रिमेन कांस्टेंट, नॉन ओमिक में रेजिस्टेंस डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। ओमिक कंडक्टर में वी हैव टू मेंटेन द टेम्परेचर एट अ कांस्टेंट, ठीक है, और नॉन ओमिक में टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ओमिक में इट हैज टू फॉलो द ओम्स लॉ एंड नॉन ओमिक में इट डज नॉट हैज टू फॉलो द ओम्स लॉ। मैंने आपको 3 पॉइंट बता दिए, आपको तो सिर्फ 2 ही लिखने हैं, ठीक है। फिगर 8 पॉइंट समथिंग करके फिगर दे रखा है तो मैं वो फिगर बना देता हूं। वो फिगर क्या है, उसमें उल्टा है, उसमें I और V का ग्राफ है, ठीक है, V और I, और एक ऐसा है और एक ग्राफ कुछ इस तरीके से है I और V, और अगेन वो स्ट्रेट लाइन है। वो कह रहा है फिगर बिलो शोज IV कर्व ऑफ 2 रेजिस्टर, आइडेंटिफाई द ओमिक एंड नॉन ओमिक रेजिस्टर। तो इनमें से ओमिक कौन सा है, इसमें से ओमिक आपको दिख रहा है स्ट्रेट लाइन, तो ये ओमिक होगा क्योंकि इसका कंडक्टेंस आपका होगा। ओह सर ये तो IV है, ये तो कंडक्टेंस बताएगा, भाई स्ट्रेट लाइन है ना, तो इट शुड बी ओमिक। ये नहीं है,
ये बता रहा है करंट बढ़ रहा है और वोल्टेज फिक्स्ड है, तो मे बी इट शुड बी अ सेमीकंडक्टर और सुपरकंडक्टर, क्योंकि शायद अगर ये सुपरकंडक्टर है तो उसका टेम्परेचर लो करा होगा इन्होंने, जिसकी वजह से इसका वोल्टेज तो यहां फिक्स है, यहां मैं अगर बात करूं वोल्टेज तो फिक्स है, बट क्योंकि टेम्परेचर लो करने से रेजिस्टेंस 0 के बराबर हो रहा होगा तो करंट की मात्रा बढ़ती चली जा रही है। या ये सेमीकंडक्टर भी हो सकता है। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, ये होता है वैलेंस बैंड, है ना, और यहां दिख नहीं रहा होगा, बता देता हूं, ये होगा वैलेंस बैंड और ये होता है कंडक्टिंग बैंड। वैलेंस बैंड में तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट कंडक्टिंग बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता। बट जैसे आप इसे हीट करते हो, ये एक्साइटेड होकर यहां से यहां चले जाते हैं, जंप करते हैं, तो जैसे वो जंप करते हैं वो कहां आ गए, कंडक्टिंग बैंड में आ गए। अगर वो कंडक्टिंग बैंड में आ गए यानी कंडक्टिंग फेज में आ गए तो वो तो कंडक्ट कराएंगे इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसे जैसे हीट मिलती जाती है, सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी बोलो या रेजिस्टेंस बोलो कम होने लग जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री होने लग गए। अगर इलेक्ट्रॉन फ्री होने लग गए तो वो करंट को सपोर्ट करेंगे, रोकेंगे नहीं। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? सो यहां पे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो सेमीकंडक्टर एक कंडक्टर बन जाता है। तो ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है, सुपर कंडक्टर भी हो सकता है, टेम्परेचर लो कर रहे हो तो शुड बी सुपर कंडक्टर, क्योंकि वोल्टेज फिक्स है और करंट बढ़ रहा है। इसका मतलब समझ में आ रहा है ये चीज, क्योंकि देखो वोल्टेज तो फिक्स ही है यहां के लिए, बट करंट की वैल्यू कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। इसका मतलब इट कैन बी अ सुपर कंडक्टर का टेम्परेचर लो लेके जा रहे हो, इट कैन बी अ सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं 16th में, ड्रॉ अ वीआई ग्राफ फॉर अ कंडक्टर एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर। ऑब्वियसली डिफरेंट टेम्परेचर पे करोगे तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, वीआई ग्राफ, और मैं बात करूं अभी हमने रब कर दिया, वीआई ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, वीआई ग्राफ ऐसा, ठीक है। तो व्हाट इज द कंक्लूजन डू यू ड्रॉ फ्रॉम द ग्राफ? ऑब्वियसली दैट रेजिस्टेंस चेंजेस, ठीक है। 17, हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड ऑन द रेडियस? अब ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि वो रेडियस पे कैसे डिपेंड करता है, क्योंकि जब हमने चैप्टर को पढ़ा था तो चैप्टर में तो हमने एरिया पढ़ा था। अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि आप सभी ने अपने घरों में तार तो देखा होगा, ठीक है, कभी आज तक कोई तार आपको स्क्वायर या क्यूबॉइड शेप का मिला? नहीं, सारे तार आपको कैसे मिलते हैं, सिलेंड्रिकल, और उनका जो एरिया होता है दैट इज ऑलवेज सर्कुलर। तो रेडियस हमने बताया था इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया, और एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब ये पाई कांस्टेंट है, ये प्रोपोर्शनलिटी में घुसेड़ दो तो 1/r² नहीं बन गया मेरे भाई, देखो जरा। तो आर स्क्वायर का मतलब क्या है, आर स्क्वायर का मतलब क्या है कि वो आर यानी रेजिस्टेंस, या रेजिस्टेंस है, रेडियस है, कि वो रेडियस के कैसे इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। फिर वो कह रहा है, एक्सप्लेन योर आंसर, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि इट फॉलो द इनवर्स स्क्वायर लॉ, दैट मींस इफ अ रेजिस्टेंस is decrease, so obviously your radius will decrease, then resistance will increase by square times, ठीक है। फिर वो कह रहा है 2 copper wire of same length but have thicker but one is thicker, यानी one is thinner, one is your thicker one, which have a more resistance। तो भैया एरिया की अभी बात कर रहे हैं, तो जो थिनर होगा उसी पे ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। नेक्स्ट, हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड अपॉन इट्स लेंथ? जितना लंबी लेंथ होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। रीजन जानना है तो प्री डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देखिए और आराम से संतुष्ट होकर समझिए, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ द मेटेलिक वायर डिपेंड ऑन टेम्परेचर? अगेन डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देखिएगा। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, उसके मॉलिक्यूल्स या इलेक्ट्रॉन्स हिलते हैं तो कोलिजन के चांसेस बढ़ते हैं, रेजिस्टेंस बढ़ता है, सेमीकंडक्टर में घटता है, ठीक है। 2 wires, one is copper, other is iron, are the same length and same radius। तो यानी उनका तो मटेरियल पे फर्क पड़ता है। कॉपर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो ज्यादा है और आयरन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम है। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो कंडक्टिविटी को सपोर्ट करेगा, और आयरन में अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम है तो वो रेजिस्टिविटी को सपोर्ट करेगा। तो आयरन के पास रेजिस्टिविटी ज्यादा है और कॉपर के पास कम। फिर वो कह रहा है, नेम 3 फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन वायर एंड स्टेट हाउ इट इज अफेक्टेड बाय द फैक्टर्स। तो आप बता सकते हो, मैं तो 4 फैक्टर बताए हैं आपको, नेचर, लेंथ, एरिया और टेम्परेचर। नेचर वेरी करता है भाई, जिस पे ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कंडक्टिविटी को सपोर्ट करेगा, कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो आपका रेजिस्टिविटी को सपोर्ट करेगा, जैसे अभी प्रीवियस मैंने क्वेश्चन में करवाया।
लेंथ बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, जो अभी हमने देखा भी। और इसके बाद आता है टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, ये कुछ रीजन है जो आपको आने चाहिए। ठीक है, फिर वो बोल रहा है डिफाइन द टर्म स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड स्टेट ऐसा यूनिट। तो अगर इसके लिए मैं थोड़ा सा एक डेरिवेशन कर लेता हूं तो मुझे अभी पुरानी जो चीज मैंने लिखी थी उसकी जरूरत पड़ेगी कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, पहला। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो लेंथ अपॉन एरिया, और अगर मैं इसको हटाऊं तो रो एल बाय ए। तो अगर मैं रेजिस्टिविटी को डिफाइन करूं तो उसके लिए मैं एक हेल्प ले लेता हूं कि इसको 1 मीटर डाल देता हूं, इसको 1 मीटर स्क्वायर लिख लेता हूं। तो अगर मैं ऐसी बात करूं तो R इक्वल टू रो नहीं हो जाएगा इस केस में। तो रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ ऑफ अ वायर हैविंग अ एरिया क्रॉस हैविंग अ यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर सबको 1 कर दो तो रेजिस्टिविटी ही क्या है, रेजिस्टेंस है। अगर 1 मीटर वायर हो और उसका एरिया क्या हो, 1 मीटर स्क्वायर हो। ठीक है, तो मैंने रेजिस्टिविटी भी आपको डिफाइन कर दी। एन ऐसा यूनिट, ऑब्वियसली ये तो निकालना है, इस मीटर से ये मीटर कट जाएगा तो ये आर, यानी आर का क्या होता है ओम, और इस मीटर 1 मीटर बचेगा वो उधर चला गया। तो रेजिस्टिविटी को हम किस में नापते हो, ओम मीटर में। तो ये इसकी ऐसा यूनिट हो गई। फिर इसके बाद वो कह रहा है राइट एन एक्सप्रेशन फॉर कनेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ द वायर एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। मैंने लिख दिया है, स्टेट द मीनिंग ऑफ सिंबल्स। आप बता सकते हो, आर रेजिस्टेंस, रो रेजिस्टिविटी, एल लेंथ और ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। स्टेट द ऑर्डर ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल। मेटल का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कम होता है, सेमीकंडक्टर का मतलब मेटल से थोड़ा सा ज्यादा होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और इंसुलेटर का तो बहुत ही ज्यादा होता है। सेमीकंडक्टर का वेरी करता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी घटती है। ये चीज याद रखना, बिल्कुल वैसा शो करता है जैसे वो इलेक्ट्रोलाइट को शो करता है। ठीक है, नेम 2 फैक्टर ऑन विच स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड। तो आप देखो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, अगर मैं आपकी बात करूं रेजिस्टेंस, वो तो किसी चीज पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, नहीं, वो डिपेंड करता है नेचर पे, कौन सा मटेरियल आपने लिया वो उस चीज पे डिपेंड करता है। ठीक है, नेम 2 फैक्टर ऑन विच स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द वायर डिपेंड्स। तो उसमें हम बोल सकते हैं कि वो उसके नेचर पे डिपेंड करता है कि कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और आपके टेम्परेचर पे, कितना टेम्परेचर है, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये दोनों पॉइंट पे वो डिपेंड करता है कि उस मटेरियल में उस वक्त कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और टेम्परेचर क्या है। ठीक है, ये 2 फैक्टर पे वो डिपेंड करता है। 2 वायर ए एंड बी आर मेड अप ऑफ कॉपर, दोनों कॉपर के बने। द वायर ए इज लॉन्ग एंड थिन वाइल कॉपर वायर बी इज शॉर्ट एंड थिक, which will have more specific resistance। अब देखो more specific resistance, और मजेदार वाली बात क्या है कि दोनों सेम होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों कॉपर के हैं। तो specific resistance of the material remain the same। रेजिस्टेंस भले दोनों का चेंज हो जाता है बट specific resistance remain the same। ठीक है, name the substance of which the specific resistance remain almost unchanged by increasing the temperature। टेम्परेचर बढ़ाने पे भी ऑलमोस्ट सेम रहता है, तो दैट इज मैग्नेन। ठीक है, इसलिए हम इसे यूज भी करते हैं कई जगह पे, पर्टिकुलर जगह पे। ठीक, हाउ डज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ सेमीकंडक्टर चेंज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। मैं अभी इतनी देर से यही बात बोल रहा हूं, टेम्परेचर बढ़ाने पे इलेक्ट्रॉन्स आपके कंडक्टिंग वैलेंस बैंड से कंडक्टिंग बैंड में चले जाते हैं, जिसका वजह से यानी वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, यानी रेजिस्टिविटी क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। गुड। ठीक है, फिर वो बोलता है हाउ डज द रेजिस्टेंस एंड द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द वायर डिपेंड लेंथ। रेजिस्टेंस लेंथ पे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तो दोनों पे डिपेंड करता है, ना लेंथ पे ना रेडियस पे। हाँ, बट रेजिस्टेंस लेंथ पे डायरेक्टली और रेडियस पे इनवर्सली। ठीक है, तो इतनी बात अगर आपको समझ में आई हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं अपने पूरा 100% एफर्ट दे रहा हूं जिससे आपको समझ में आए। ठीक है, प्लीज बोल रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेक करिए और उससे आप ही को बेनिफिट मिलने वाला है। इसके बाद वो कह रहा है नेम द मटेरियल यूज फॉर मेकिंग अ कनेक्शन ऑफ वायर्स। मैंने आपको बताया कनेक्शन ऑफ वायर्स में क्या होता है, इसके लिए मैंने स्पेशल जो वीडियो बनाया वो इसमें आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी डाउट होता है तो प्लीज 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 कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको सॉल्व करूंगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अ ग्रेट डे अहेड। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं तो वो आपके होमवर्क के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उनमें से जो लास्ट पार्ट है उसमें मैंने वो चीज़ें काफ़ी क्लियर करी हैं, तो आप उसे देख के कर सकते हैं। बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं। कल मॉर्निंग में या कल इवनिंग तक आपकी एक न्यूमेरिकल की पूरे सेक्शन की एक वीडियो आएगी, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, सो कमेंट में बताइएगा किस किस को न्यूमेरिकल की वीडियोस चाहिए।
क्योंकि मैं चाहता हूँ जब आप लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं तो और अच्छा लगता है और मन करता है बनाने का, और आप सभी इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू, क्योंकि एक स्टूडेंट ही होते हैं जो टीचर को बनाते हैं। एंड थैंक यू, और अगर मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं आप लोगों के लिए काम आऊँगा। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।